गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आई होप कि अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आपको जैसे पता है कि हमारी 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है और उसी के अंदर हम लोग चैप्टर देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की आपका चुनौतियाँ। उन्हीं चुनौतियों के तहत हम लोग देख रहे हैं आपका गरीबी की पॉवर्टी क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग आपका गरीबी का निर्धारण करते हैं, उसकी समस्याएं क्या हैं, हम किस प्रकार उसको समाप्त कर सकते हैं। इन सब आपका चीज़ों पर अपने लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आपका बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, जितना भी हम लोग अपना पिछला जो आपका लेक्चर पढ़े हैं, आप वो सारे लेक्चरों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। और आज हम जो है, जहाँ से हमारा लेक्चर अंतिम था वहाँ से हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम लोग उसमें आपका देख रहे थे कि हम लोग आप गरीबी का निर्धारण किस आधार पर करते हैं, कौन से वो आधार हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से उनको पढ़ रहे थे, उनको आकर देख रहे थे कि हम लोग किस आधार पर आपका गरीबी को वो आपका देखते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए हम चलते हैं बच्चों अब सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आज जो है हमारा चैप्टर मैं आपको एक बार वापस दिखाता हूँ शुरू से, ताकि आपको पूरी पिक्चर अच्छे से बन जाए। देखिए, हम लोगों को ध्यान है कि आपका इकाई 3 था हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां हम लोग आपका देख रहे थे। और इसी के अंतर्गत हम लोग जो है चैप्टर के माध्यम से जो चैप्टर 4 है आपका निर्धनता को पढ़ रहे हैं कि गरीबी क्या है, निर्धनता किसको बोलते हैं, उसके विषय में हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका बात कर रहे थे। बच्चों क्लियर है सभी को? सबसे पहले हम लोगों ने एडम स्मिथ की जो कोटेशन थी उसके साथ हम लोगों ने अपने लेक्चर को आपका प्रारंभ किया था और एक हमने प्रस्तावना समझी थी। फिर उसके बाद हमने अपने लेक्चर के अंतर्गत देखा था निर्धन कौन है, उनको हमने जाना कि आखिर में जो जो आपका गरीब है वो कौन है। उनको पूरा हम लोग आपका बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। और इसी के अंतर्गत हमने दो का आपसे कंपेयर किया था, अनु और आपका सुधा का हमने स्थिति को पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, शिक्षित होता है, तो किस प्रकार की उसकी बहुत सारी आपकी संभावनाएं आपकी बनती हैं। उनको हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देख लिया था और बहुत अच्छे से आपका समझ लिया था। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना था। उसके बाद जो है बच्चों, हम लोगों ने इन सालों देखा कि आपका किस प्रकार से जो आपके गरीब व्यक्ति हैं वो आपका कैसे घर में रहते हैं, कैसा निवास करते हैं, इन सबको हम लोगों ने देखा। और कैसे जो आपका मजदूर हैं, उन मजदूरों को हम लोग आपका देख रहे थे। फिर हमने इसमें चैप्टर के अंतर्गत देखा गरीबी रेखा का चार्ट कैसे आपका निर्धारण करते हैं, पूर्ण निर्धन से लेकर आपका बहु करोड़पति तक की जो आपकी दूरी है उसको हमने देखा। और इस वाले पार्ट को हम लोग जो इतना हिस्सा है इसको हम बहुत गरीब मानते हैं और आपका मध्यम वर्ग, और ये वर्ग हम कहते हैं कि ठीक है, ये भी आपका संघर्ष कर रहा होता है बहुत सारी अपनी चीजों को लेकर। ठीक, इन सारी स्थिति को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़े थे और समझे थे। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग जो आपके निर्धनों की पहचान कैसे होती है, हम कैसे पहचान करेंगे कि आपके निर्धनता कौन होते हैं, निर्धन क्या है। फिर हमने देखा था कि आपकी निर्धनता क्या है, इसको भी हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़े थे और इसको देखे थे। फिर कुछ हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग आपका देख रहे थे, जैसे कि हमने आपका लाइन बनाई थी, ये गरीबी रेखा की लाइन। ठीक है, अब देखिए इसमें आप समझ सकते हैं जो सदैव निर्धन है वो कभी आपकी उस रेखा को नहीं पार कर सकता। यानी कि जो हम लोगों ने मैक्सिमम या कुछ जो आपका ग्राफ है, उस ग्राफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको पार नहीं करता। सामान्य निर्धन जो होता है बस थोड़ा ही ऊपर होता है। चक्र निर्धन गरीबी और अमीरी के बीच में आपका फंसा रहता है। क्लियर है? ये हम लोगों ने इस लेक्चर के अंतर्गत उन सारी चीजों को देखा था और उनकी हम लोगों ने आपकी कल्पना भी की थी कि हम लोग किस आधार पर निकाल सकते हैं। उसी के साथ हम लोग बात कर रहे थे निर्धन रेखा की, कि आपकी निर्धनता रेखा क्या है आपकी, या आपकी निर्धन रेखा क्या है। इस विषय में हम लोग जो था अपने लेक्चर के अंतर्गत बात कर रहे थे। और इसी लेक्चर में जब मैंने लेक्चर अपना अंतिम किया था बच्चों, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब मैं आपका पढ़ा रहा था तो यहां तक अपने लेक्चर को मैं अंतिम कर चुका था कि शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह, गांव में 816 रुपए प्रति माह हम लोगों ने इस रेखा को हम लोगों ने आपका निर्धारित किया है। इतना हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, इतना हम लोग अपने लेक्चर में देख चुके थे। आज हमको थोड़ा इससे आगे तरफ आपका बढ़ना था और इसको आपका बहुत अच्छे से आपको देखना था।
चलिए आइए इसको हम लोग वो आपका देखते हैं और वो आपका बात करते हैं कि क्या कैसी स्थिति बनी। देखिए, यदि भी हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग यानी कि एमपीसीई को परिवार की आय का द्योतक के रूप में प्रयोग करती है। यानी कि मान लीजिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है और वो क्या कर रही है, निर्धन परिवारों की पहचान करने के लिए तो उसने मासिक आपका प्रति व्यक्ति उपभोग की जो बनाया है, उन्होंने जो पैमाना बनाया है उसको उन्होंने द्योतक माना है, आपके इंडिकेटर माना है। क्लियर है? जैसे हम लोग आपका देख रहे थे कि 1,000 रुपए आपका शहरी क्षेत्रों में और 816 रुपए जो था बच्चों कहां था आपका, ग्रामीण क्षेत्र में। भाई यही तो दो आपके पैमाने बनाए थे, किसके, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर गरीबी परिवारों का निर्धारण करने के लिए। अगर कोई परिवार 1,000 रुपए प्रति माह शहर में और 816 रुपए प्रति माह गांव में अगर कोई व्यक्ति खर्च कर पाता है, क्लियर है, या इतनी अर्निंग भी कर ले, तो वो गरीब नहीं है। क्लियर है? अगर कोई इससे नीचे रहता है तो हम उसको गरीबी रेखा के अंतर्गत हम लोग मानते हैं कि ये परिवार कैसा है, आपका गरीब है। पर क्या आप इस विधि से देश में निर्धन परिवारों की पहचान का उपयुक्त तरीका मानते हैं? अब देखिए, हमसे क्वेश्चन कर दिया है कि जो आपको फॉर्मूला दिया है, जो बेंचमार्क आपको सेट करके दिए हैं, क्या इस बेंचमार्क से आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हैं? आप देखते हैं कि क्या हम आपकी गरीबी को दूर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। इस द्योतक की क्या हम पहचान कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। आगे देखिए, अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस तंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेता है और क्या करता है कि जितने भी आपके गरीब लोग हैं, जो भी आपके निर्धन व्यक्ति हैं, उनको सबको एक वर्ग में ही ये क्या कर लेता है, इसको ऐड कर लेता है और अति निर्धन और अन्य निर्धनों में कोई अंतर नहीं करता। अब देखिए, ना तो ये बताता है कि कौन अति निर्धन है और कौन आपका निर्धन है। अब देखिए बच्चों, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास घर भी नहीं है, रोड पर ही सो रहा है, मतलब कोई घर नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, और एक व्यक्ति है जिसके पास खास फूस का घर है लेकिन वो रह रहा है, तो वो तो अति निर्धन हुआ ना बच्चों, जिसके पास अपना घर तक नहीं है। गरीब तो वो भी है, गरीब वो भी है। तो ये पहचान नहीं कर पाता है कि कौन निर्धन है, कौन अति निर्धन है। इस फॉर्मूले में ये दोष था जो हमारे सामने आपका निकल कर आया और जिसको हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। यह विधि भी मुख्य भोजन और कुछ आपका चुनी हुई वस्तुओं पर व्यय को आपका प्रतीक मानती है। कह रहे कि बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जो आपका चुनी गई हैं, उन पर खर्च को आय का क्या मानती है, आपका प्रतीक मानती है। ठीक, ये आपको देखना है। और इसी में क्या है, पर अर्थशास्त्रियों को इस बात पर भी आपत्ति है, इसे सरकार की सहायता के पात्र व्यक्तियों में समूचे समूह का निर्धारण तो हो जाता है पर इसकी पहचान नहीं हो पाती। यानी कि हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके सरकारी जो आपके व्यक्ति हैं, उनकी सहायता के लिए जो पात्र लोग हैं, जिनकी सहायता होनी चाहिए, समूचे समूह में क्या करते हैं, उनका जो आपका निर्धारण है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसकी पहचान आपका हम लोग आपका नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ा हमारा रीजन रहा है कि जो सारी बाप की चीजें आपका सफल नहीं होती, जो आपकी चीजें बिगड़ जाती हैं। दूसरा कि सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन बाप का निर्धनों को है, और हम लोग ये पहचान नहीं कर पाते कि हम लोगों को किन गरीबों की सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा बाप की जरूरत है। हम ये सब चीजों की आपकी पहचान जो है वो आपका नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, देखिए अब ऐसा ही हम लोगों को एक चित्र मिला है, इसको थोड़ा सा पढ़िए और एक बार देखिए। कुछ महिलाएं हैं जो हेड पंप पर आ रखी हैं और स्वच्छ आपका पेयजल ले रही हैं, यानी पेय मतलब पीने योग्य जल को क्या कर रही हैं, लेकर जा रही हैं। कोई बाल्टी में ले रहे हैं, कोई आपके मटकों में है। 3 स्त्रियां आपके खड़ी हुई हैं और हमको दिखाई दे रही हैं। अब देखिए चित्र 4.3, स्वच्छ पेयजल और अब जल निरक्षण व्यवस्था तो सभी के लिए आवश्यक है, यानी कि जल उपलब्ध हो, पेयजल उनके पास सुनिश्चित हो सके, ऐसी व्यवस्था आपका सब चाहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंतर्गत, देखना है बच्चों। अब देखिए इसमें पढ़िएगा, आय और संपत्ति स्वामित्व के अतिरिक्त भी
कई और कारक हैं जो निर्धनता के संबंधित माने जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि आय और आपका संपत्ति का स्वामित्व के आधार पर हम किसी को गरीबी के फैक्टर मान सकते हैं। कुछ और बहुत सारे आपके फैक्टर हैं जिनके आधार पर ये सारी चीजें होती हैं, जैसे उनको भी देखते हैं। जैसे बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। भाई अगर आपको मान लीजिए बेसिक एजुकेशन आपको नहीं मिल रही है तो आप तब भी तो गरीब ही हैं। अगर आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं तब भी आप क्या हैं, गरीब हैं। पेयजल, स्वच्छता आदि की सुलभता वर्तमान में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला तंत्र इन सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देता है, जो कि निर्धनता को जन्म देकर इसे निरंतर बनाए रखती है। अब देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि आखिर में निर्धनता बनी ही क्यों रहती है। भाई जब सरकार मदद कर रही है उसकी कंटिन्यू, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो उसकी निर्धनता है उसमें निरंतरता आपकी बनी रहती है। उसका क्या कारण है? देखिए बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि एक आम आदमी का, आप इसका एग्जांपल अपने घर में भी ले सकते हैं। आप देखिए जो भी कोई आम आदमी होता है उसका अच्छी खासी इनकम बेसिक एजुकेशन में और आपकी हेल्थ फैसिलिटी में बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च होता है आज के समय में। क्या आप देखिए आज की तारीख में आपका शिक्षा प्राप्त करना कोई आसान काम है? नहीं, बहुत आपका खर्चीला हो गया है। क्लियर है? किताब कॉपी देखिए, ड्रेस मटेरियल देखिए, मंथली फीस देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सब आपकी शिक्षा से जुड़ी हैं। वो सब क्या हो गया है, बहुत महंगा। और आप स्वास्थ्य संबंधित आप चीजों को देखिए, आम व्यक्ति को अगर किसी को बुखार आ जाए या मान ली कुछ भी हो जाए, कम से कम 100, 200, 500 रुपए में ठीक होता है कि व्यक्ति। और किसी की इनकम ही अगर महीने की 2000 रुपए हो और उसका 500 रुपए कहीं आपके हेल्थ में खर्च हो जाए तो मान लीजिए क्या बचा उसके पास? समझ रहे हैं? और उसका भी पूरा महीना फेस करना होता है। तो ये कह रहे हैं कि गरीबी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य है। ये ऐसा सेक्टर है जहां बार बार क्या हो रही है, आपके निर्धनता को जन्म दे रही है। उस तंत्र के अंदर ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। मान लीजिए आप ही हैं बच्चों, अगर आपके परिवार का स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित सारी जिम्मेदारी सरकार उठा ले पूर्णतः, तो आप मुझे बताइए कि आपके घर में 10,000 रुपए में आपका परिवार बहुत अच्छे से आपका चल सकता है। क्लियर है? क्योंकि शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर उसकी जिम्मेदारी सरकार की। तो यही तो कह रहा है कि सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देते जो आपका निर्धनता को जन्म देकर इसे निरंतर बनाए रखते हैं। यानी कि जन्म देने वाले फैक्टर और कारक हमारे समक्ष ये हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अभाव, कह रहे कि बहुत सारे और आपके फैक्टर बताए हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं। क्लियर है? और अस्वस्थ हैं आप, संसाधन आपके पास पूरे नहीं है, पर्याप्त नहीं है, भेदभाव आपके साथ किया जा रहा है, आपको नागरिक और जो आपके राजनीतिक जो आपको स्वतंत्रता मिलती है उनका अभाव है। ये सारे ऐसी चीजें हैं जो गरीबी को जन्म दे रही है। निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय तो मानवीय जीवन में आपका सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मानव जीवन में? कि जितने भी सारे रिफॉर्म हो आपका सर्वांगीण, यानी कि हर एक एंगल से, हर एक दृष्टिकोण से उसका रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। उसमें यह बात अवश्य होनी चाहिए कि मनुष्य क्या बन सकता है और क्या कर सकता है। अब देखिए इन सब चीजों के मायने हो गए हैं कि मनुष्य को फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, इनसे आपके चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अर्थात अधिक स्वस्थ, सुपोषित तथा ज्ञान संपन्न हो, सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सकें। क्या कर सकें? आपका अधिक स्वास्थ्य पर, सुपोषित और ज्ञान संपन्न जो आपके सामाजिक आपका जीवन है उनको हम क्या कर सकें, हम उनका भागीदारी बन सकें। इस दृष्टि से विकास का अर्थ होगा व्यक्ति के कर्म पथ की बाध्यताओं का निवारण, जैसे उसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव आदि से मुक्ति दिलाना। क्या करना? इन सब चीजों के अभाव से हमको क्या करानी है, आपकी मुक्ति दिलानी है। अगर हम लोग ऐसे कर पाए कि आपका निरक्षरता ना रहे, लोगों में जो अस्वस्थता अब आपकी बनी हुई है और लोगों में जो संसाधन की कमी है
अगर हम लोग उसको पूरा करा पाए तो आप मान लीजिए ये सारी चीजों को हम लोग अगर ऐसा कर देते हैं, हम इन पर आपका काम कर देते हैं, तो जो आपकी गरीबी, जो आपकी निर्धनता, जो वो आपका निर्धनता बार बार जो आपकी पनप रही है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, हमारे समक्ष डाटा भी है, योजनाएं भी हैं, सरकार इतने साल से काम भी कर रही है, लेकिन जिस स्थिति में हम लोग होने चाहिए थे वो आज तक नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम लास्ट में पढ़ेंगे तो उसकी समीक्षा भी देखेंगे ऐसा क्या कारण है कि ये सब चीजें आज भी कंटिन्यूस आपका बनी हुई है। इन सब चीजों की हम लोग आपका समीक्षाओं को पढ़ेंगे और इनकी मूलभूत जो आपकी चीजें हैं हम लोग उनको भी आपका इस लेक्चर के माध्यम से आपका जानेंगे। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। यदि हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि की उच्च दर, कैसा है, जो हमारी ग्रोथ है, जो उसकी दर है वो कैसी ऊंची है, कृषि में उत्पादन वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और 1990 के दशक के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों ने निर्धनता के स्तर में काफी कमी की है। क्या कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर में गांव में प्रोडक्शन बहुत बढ़िया और रोजगार भी अच्छा दे रहे हैं, और आपको 1990 के दशक का टाइम ऐसा आया है जहां आर्थिक सुधार कार्यक्रम हुए हैं और जिसमें क्या हुआ है, जो आपकी निर्धनता है, जो गरीबी है, जो उसका लेवल है, जो इसका स्तर है, उसमें क्या आई है आपकी बच्चों, बहुत कमी आई। क्लियर है? काफी हद तक क्या आई है, कमी आई है। किंतु अनेक अर्थशास्त्री को सरकार के इस दावों पर संदेह है। कह रहे कि बहुत सारे हमारे अर्थशास्त्री ये बोलते हैं कि सरकार जो आपका दावा करती है हमें उन पर संदेह है। संदेह का मतलब है कि ये चीजें हमको सही नहीं लगती, हमको डाउटफुल है चीजें। क्या आप कह रहे हैं कि हमने बहुत हद तक गरीबी दूर की है, तो वर्तमान में इतना बड़ा आंकड़ा हमारे समक्ष कहां से खड़ा होता है? तो ये सब चीजों की बात है और इसको भी हम लोग आपका देखेंगे। अब एक एक चीज करके हम लोग सारी चीजों को आपका देख रहे हैं। उनका मत है कि जिस प्रकार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं का उपभोग समूह में शामिल किया जाता है, निर्धनता रेखा का आकलन की कार्यविधि और निर्धनों की संख्या में भी देखकर दिखाने के लिए हेराफेरी की जाती होगी। यानी कि जो आपका भारत में जो आपका निर्धनों की जो आपकी संख्या है, उन संख्या को कम करके दिखाते होंगे कि अगर मान लीजिए भारत में 43 करोड़ आपके गरीब हैं, कितने आपका 43 करोड़। अगर कोई सरकार 5 साल तक रहेगी, काम कर गई, और एक्चुअल में जो आपकी गरीबी है वो कितनी कम हुई, आपका 40 करोड़ बची, यानी कि केवल आपका 3 करोड़ ही समाप्त हुई। तो सरकार इस चार्टर को बहुत बार गलत दिखा देती है, बोलते हैं कि हम लोगों ने केवल 35 आपका करोड़ ही आपकी गरीबी छोड़ी है। तो बोलने की इस प्रकार के भी नंबर हमको हेरा फेरी में क्या मिल सकते हैं, आपका देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये होता है अक्सर बच्चों गवर्नमेंट में। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमा के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों के प्रयोग करने के प्रयास दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपकी सरकारी जो आपकी विधि है, जिसके आधार पर आप गरीबी को मापते हैं, जो आपने सीमा सेट कर रखी हैं, उनके अलावा कुछ ऑप्शनल भी आपकी विधियां हैं आप जिनका प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग के माध्यम से आप उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जैसे नोबेल पुरस्कार से आपके सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया, यानी कि एक सूचक दिया, उन्होंने एक सूचकांक दिया। इसका किसने बच्चों? अमर्त्य सेन ने। बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों हैं भारत के अंतर्गत बच्चों, ध्यान रखना है आप लोगों को। इन्होंने एक आपका सूचक दिया था, इसको बोलते हैं सेन सूचकांक। क्लियर हो गया? सेन इंडेक्स इसको बोलते हैं बच्चों। किसके विषय में है? अगर आपसे पूछ ले कि जो सेन सूचकांक है वो किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे गरीबी के मापक के लिए संबंधित है। क्लियर है? इतना ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक, वर्गीकृत आपका निर्धनता अंतराल उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है। इनके विषय में आप आगे की कक्षा में जान पाएंगे। क्या देखेंगे आप? इन सब चीजों को जो नेक्स्ट जो आपकी कक्षा होंगी आप उसमें इन सब चीजों को पढ़ पाएंगे। तो बच्चों
आज के लेक्चर के अंतर्गत हमने उन सब चीजों को पढ़ा है कि सरकार की कैसी नीतियां हैं, कैसा उनका कार्यक्रम है, और उसके अनुसार जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो कैसे आपकी सरकार की आलोचना करते हैं, उस गरीबी के जो आकलन आपका कर रही है सरकार, उसकी खामियां हमको बता रही हैं, कुछ अपने संदेह प्रकट कर रहे हैं हमारे अर्थशास्त्री। उन सब चीजों को हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंतर्गत देखा, उनको जाना और उनको पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको कुछ नया पढ़ने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया होगा, तो कृपया सभी बच्चों रिवीजन कर लीजिए। इसलिए जब मैं चैप्टर शुरू किया था तो ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने आपको बताया कि हम लोग ये चीज आपका पढ़ चुके हैं। ये सब चीजें हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत देख रहे हैं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे लेक्चर को घर से अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। कोई डाउट होगा तो कल हम आपको लाइव जुड़कर आपका डाउट ले लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका मुझे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।